कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखा होगा। मार्क एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल को समझना। बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 10.1 में मास ऑफ अर्थ का मास दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है और उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझ लिया है, तो उसी को यहां अप्लाई करेंगे। बच्चों सबसे पहले हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है। F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और छोटे लेटर से मास ऑफ मून को दिखा दें अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर। अब देखिए g की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहां हम यूनिट को नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में काफी स्पेस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 केजी और मास ऑफ मून भी दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है। ये सभी वैल्यू दी हुई है और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को देखो ऐसा यूनिट मीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो इस पावर 5 को हम 8 कर देंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा ना किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए, तो पावर 5 की जगह 8 हो जाएगा और फिर इसका होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.7 इंटू ये 6 इंटू ये 7.4 अपॉन में 3.84, दो बार कर दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और 10⁻24 और यहां पे प्लस में 22, मल्टीप्लाई पावर माइनस होती है -11 और नीचे जो पावर आ रहा है बच्चों 16 आ जाएगा, है ना। 10 की पावर 8 दो बार है ना, तो 10 की पावर 16 है। ये भी ऊपर जाके माइनस में ही हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसे ऊपर ही भेज देते हैं। तो ये माइनस में 16, ठीक है। तो ये पावर का कैलकुलेशन हो गया 10 की पावर का। नीचे जो 16 आ रहा था बच्चों उसे हमने हटा के ऊपर माइनस में ले गया, डिवाइड में पावर माइनस होती है, दैट इज वाई हमने वहां पे माइनस किया हुआ है। अब हमारे पास में कैलकुलेशन में जो वैल्यूज है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपके सामने पूरी कैलकुलेशन स्क्रीन पर नजर आ रही है, कोई भी मल्टीप्लाई कोई भी डिवाइड मैंने स्किप नहीं किया है आपको अच्छे से समझने के लिए। आपने देखा सबसे पहले 6.7 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया यहां पर और हमें मिला 40.2। उसके बाद उसको हमने 7.4 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 297.48, जो हमने यहां लिख दिया। इसके बाद में 10⁻⁻19 कैसे बचा? देखो यहाँ पे 24 और 22 46 होता है और ये 27 होगा 11 और 16, तो 46 में से 27 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब नीचे आते हैं 3.84 और ये 16 कहां से आया था? एक्चुअल में ये जो 10 की पावर 8 है, जब दो बार लिखोगे यहाँ पे 10 की पावर 8 और इंटू 10 की पावर 8, तो ये मल्टीप्लाइंग पावर प्लस जाती है तो 16 और यही 16 ऊपर आके माइनस का बन गया है। तो इसे मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां माइनस में ले गए हैं, तो आपको भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपका नीचे वाला मल्टीप्लाई 3.84 का 3.84 से ये मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये सब 14.7456 आया है, जिसे हमने यहां नीचे लिख दिया। इसके बाद दोनों को पहले 4 से डिवाइड किया है, 297.48 को 4 से डिवाइड किया तो 7437 आया और 14.745756 को किया तो 3.6864 आया। डेसिमल के बाद इसमें 4 डिजिट थे और ऊपर में डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट थे, तो 2 जीरो लगा के मैंने डेसिमल से डेसिमल को हटा दिया, ठीक है। अगर डेसिमल के नंबर डेसिमल के राइट में डिजिट सेम हो जाए तो डेसिमल से डेसिमल को हटा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मैंने ये 36,864 को डिवाइड किया 4 से तो 9216 आया और 743700 को जब 4 से डिवाइड किया तो ये 185925 आया, ठीक है। इसके बाद हमने 9216 को इससे 1,85,925 को डिवाइड कर दिया 9,216 से, तो ये 20.1 आया बच्चों। 20.1 और ये रिमाइंडर आता तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। 20.1 इंटू 10 देखो 19 है। अब ये 90 ये डेसिमल को जो हम एक डिजिट और इधर शिफ्ट करेंगे
तो ये डेसिमल में ये जो 10 की पावर है इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जो अर्थ और मून के बीच में लगने वाला फोर्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 2.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप भी खुद से कैलकुलेट करिए और आंसर फाइंड जरूर करिए। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10.2 है और यहां पर एक कार है जो एक लेज से गिरती है, गिर जाती है एक चोटी से और वो ग्राउंड से 0.5 सेकंड में टकराती है। जी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और हमें फाइंड करना है पहले व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉल करता है कार बच्चों, इस केस में जो इसका u होगा, ठीक है, u इसका 0 होगा। जब गिरता है ना कोई चीज तो u 0 होता है। जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और टाइम t दे रखा है 0.5 सेकंड। तो हमें फॉर्मूला याद है v इक्वल टू u प्लस gt, at की जगह gt हो जाएगा। हमें v फाइंड करना है क्योंकि बोला ना स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो ग्राउंड से टकराते समय स्पीड क्या होगी वो मालूम करना है। u 0 है, g है 10, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव लेना है और ये 0.5 सेकेंड, तो 10 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये है उसकी स्पीड जो ग्राउंड से टकराएगा। फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट अगर है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो एवरेज स्पीड होता है u प्लस वी अपॉन में 2। u 0 है और v है 5 अपॉन में 2, तो ये 5 0 प्लस 5 होगा, 5 को 2 करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड इसकी। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, उस चोटी की जो हाइट ग्राउंड से कितनी है, तो s निकालना है। s बराबर होता है बच्चों थर्ड पार्ट के लिए ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहां पर u तो 0 है, टाइम 0.5 है, प्लस हाफ g 10 लेना है और t है 0.5 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा 0.5 को इससे 2 का 5 से करेंगे 10 5 बार में कट गया 2, 5 इंटू 0.05 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा बच्चों। फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 1.5 मीटर हाइट जो आ रही है उसकी क्लिफ की, या आप कह सकते हैं चोटी की या लेज की, वो 1.25 मीटर आ रही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। नीचे गिरते समय g पॉजिटिव होता है, टाइम दिया हुआ था, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, आपके सामने सारा स्क्रीन पर सॉल्यूशन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों अब थर्ड एग्जांपल में हमें बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट यानी पत्थर को या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वो अपनी हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट जो जाती है वो 10 मीटर तक। ठीक है, यहाँ पे s 10 मीटर दिया हुआ एक तरह से, और जब फेंका जाएगा ना बच्चों तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास s जो है यहाँ 10 मीटर है, u हमें मालूम नहीं है, वो मालूम करना है, v जरूर 0 होगा मैक्सिमम हाइट पर। कैलकुलेट वेलोसिटी विच इट वाज थ्रोन। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी ही फाइंड करना है जिससे ये फेंका गया है। अब देखो ऊपर की ओर जब फेंका जाता है तो g की वैल्यू हमें माइनस में लेनी होगी। अब यहाँ पे g की वैल्यू माइनस में 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो माइनस में, तो जो कैलकुलेशन में इजियर होगा वो अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल हम माइनस में लिख लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें u फाइंड करना है, तो s बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला है 2as यानी 2gs बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसमें हमारे पास 2 भी है, g की वैल्यू 9.8 है हमारे पास माइनस में, और s 10 है। ठीक है, और v हमारे पास 0 है और माइनस u स्क्वायर है। तो माइनस में ये आपका 196 हो जाएगा और ये माइनस में u स्क्वायर होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ये 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो u आ जाएगा, तो u आया 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसे फेंका गया है बच्चों। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइट, अब टाइम निकालना है इस हाइट तक पहुंचने में कितना लग रहा है। फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए v इक्वल टू u प्लस gt। अब हमने v जो है वो 0 है, u 14 फाइंड किया है और g माइनस में 9.8 है और t हमें फाइंड करना है।
14 लेफ्ट में आके माइनस का हो गया और 9.8 डिवाइड में आ जाएगा, टी के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए। डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम 98 को 14 से 7 बार में काट देंगे और 14 से 10 बार में कट जाएगा। तो ये 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 1 पॉइंट, फिर 3 बचा 30 हो जाएगा, तो 7 4 28, 1.4 सेकेंड्स के आसपास का टाइम इसे लगेगा। ये सेकेंड्स में आया बच्चों आंसर, 1.4 सेकेंड्स के अराउंड टाइम लग रहा है। अब हमारे पास एग्जांपल 10.4 है, जहां पर हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वेट निकालना है उसका अर्थ पर। तो बच्चों आपको मालूम है वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। m बोले मास है 10 kg का और g है 9.8 अर्थ का। तो ये 9.8 का जब 10 में 98 न्यूटन, किसी उस ऑब्जेक्ट का मास जो वेट जो है 98 न्यूटन हो गया बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारे पास यहाँ ये मास दिया हुआ है और g हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अर्थ का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। बच्चों अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन अर्थ 10 न्यूटन है और हमें मालूम करना है उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर। तो वेट ऑन मून जो होगा बच्चों 1/6 द वेट ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जितना वेट होता है उसका 1/6 मून पर होता है, तो 1/6 ऑफ 10 न्यूटन, तो ये लगभग आ जाएगा 1.67 न्यूटन के अराउंड बच्चों। ठीक है, 6 को से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1.666 आएगा, तो राउंड ऑफ करके 1.67 लिख देंगे। ये वेट उसका मून पर होगा। अर्थ पे उसका 10 न्यूटन है तो मून पर उसका 1/6 पार्ट हो जाता है बच्चों। अब हमारे पास एग्जांपल 10.6 में बच्चों, अब ब्लॉक ऑफ वुड है, लकड़ी का कोई ब्लॉक है, बड़े सा टुकड़ा है जिसका मास 5 kg है और उसके जो डायमेंशन है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें प्रेशर मालूम करना है जब वो किसी टेबल पर इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग रखा जाता है 20 इंटू 10, और जब इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग रखा जाता है तब। तो बच्चों हमें यहाँ प्रेशर निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा और एरिया निकालना होगा। फोर्स यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो इसका मतलब है पहले वेट निकाल लेना चाहिए। ठीक है ना, वेट फोर्स के इक्वल होगा, तो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का m इंटू जी। ठीक है ना, तो m 5 kg का है और g 9.8। तो ये अगर हम 9.8 ना लेकर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे हम 10 भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 ले लेते हैं, तो 50 न्यूटन का इसका वेट हो गया और ये इक्वल टू फोर्स होगा। ठीक है, अब हमें प्रेशर निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया पहले वाले केस का क्या होगा, एरिया ऑन फर्स्ट केस। देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया आएगा, पर ये सेंटीमीटर में है तो ये 100 से डिवाइड करके मीटर में आ गया और 10 भी 100 से डिवाइड करके मीटर में आ गया। एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0 कट गया, तो ये 0.02 मीटर स्क्वायर का एरिया आ रहा है ना, 2/100 हो रहा है। तो यहां पर पहले वाले केस में जो फोर्स होगा 50 अपॉन 0.02। ये प्रेशर निकालने के लिए डेसिमल को हटा के ऊपर 2 0 लगा दो और 2 से काट दो, ये 2500। ये आपका 2500 पास्कल प्रेशर जो आ रहा है, 2500 पास्कल फर्स्ट केस का है ना, केस ए का प्रेशर। अब केस बी का जो प्रेशर है उसके लिए हमें एरिया भी चाहिए होगा, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। A2 लेंथ 40/100 मीटर में और 20/100 भी मीटर में, एक 0 से एक 0, एक 0 से, ये आएगा 0.08 मीटर स्क्वायर का एरिया। अब हमें प्रेशर निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया चाहिए। फोर्स वही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही है 50 न्यूटन और एरिया है 0.08। डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ 2 0 लगा देंगे और इसे हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और ये 2 से जाएगा 2500। उसके बाद हम इसे फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 6 जा 24, एक बचा और ये 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा 4 5 20। तो दूसरे वाले केस में 625 पास्कल का बच्चों प्रेशर आ रहा है। तो ये प्रेशर कम ज्यादा क्यों हो रहा है, पहले वाले केस में जो एरिया है ना वो कम है इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और दूसरे वाले केस में एरिया ज्यादा हो गया इसलिए प्रेशर कम हो गया बच्चों। तो एरिया और प्रेशर का इसी तरह का रिलेशन है कि एरिया बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है। हमारे पास 10.7 एग्जांपल है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है SI यूनिट में।
तो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर फाइंड करना है। तो रिलेटिव डेंसिटी 10.8 दिया हुआ है सिल्वर का, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर फाइंड करना है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ यानी 1000 मान लो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो टर्म है यहां से मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 10,800 हो जाएगा, 10,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर। इज इट क्लियर ना बच्चों? बच्चों यहां पर हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल पॉइंट भी। तो हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को चलिए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। यही है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। वो जो फोर्स है उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स लगता है दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में लगता है बच्चों। इस तरह से पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या बात है, कितना आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला बताना है, किस फॉर्मूले से हम फोर्स निकालते हैं अर्थ के सरफेस पे। बहुत ईजी है, वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने सीखा है। F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ बड़ा एम से और ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी छोटे एम से अपॉन में अगर अर्थ के सरफेस पर होता है तो उसका रेडियस इस्तेमाल करते हैं बच्चों, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इजी फॉर्मूला था जो हमने इसमें लिखना था बच्चों। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर अर्थ के सरफेस की बात करते हैं तो हम रेडियस इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर अर्थ के सरफेस से दूर होता तो हम डिस्टेंस यहाँ पे डी का स्क्वायर लिख देते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है और उस पर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा हो, उस पर कोई और फोर्स नहीं ले रहा हो, केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तब हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि फ्री फॉल में है। चलिए देख लेते हैं इस आंसर को भी अच्छे से। ठीक है, whenever object falls toward the earth under influence of gravitational force of earth alone, we say that object are in free fall। ठीक है ना, यही समझाया ना मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहता है। What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity से आप क्या समझते हैं बच्चों? जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा होता है तो वो जब गिरता है ना अर्थ की तरफ तो वो एक्सेलरेट होता है यानी उसमें भी एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन जो क्रिएट होता है ना वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, अर्थ के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से होता है। तो इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो शब्दों में इसे देख लीजिए, वॉइस में आपने सुन ही लिया है तो स्क्रीन पे आपको आंसर समझ में आ ही रहा होगा। और इस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल लेटर के जी से डिनोट करते हैं और इसका भी वही यूनिट है जो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जब कोई अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ गिरता है और उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है और ये एक्सेलरेशन उसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्रिएट होता है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास इन टेक्स्ट का 5वां क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से समझा हुआ है, आइए रिवाइज कर लेते हैं मास और वेट के डिफरेंस को। देखो सबसे पहले बच्चों आपको पता है मास की डिफाइन हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसे मास कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ऐसा यूनिट केजी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता, ये जीरो भी नहीं हो सकता
और इसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। वेट एक फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है, नीचे की तरफ अर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी। और ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला W बराबर mg होता है और इसे हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। तो मास और वेट का ये डिफरेंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें इस क्वेश्चन में समझना है कि व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है 1/6 क्यों होता है? जितना वेट उसका अर्थ पर होता है उसका 1/6 होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर। इस बात को समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर 1/6 क्यों होता है उसके अर्थ के कंपैरिजन में। तो यहां दो बातें आती हैं बच्चों। एक तो आता है ये जो अर्थ है ना, इसका मास जो है 100 टाइम्स ज्यादा है किससे? मास ऑफ मून से। ठीक है, एक तो फर्क ये हो गया 100 टाइम्स का, और दूसरा इसके रेडियस का फर्क है। मून से अर्थ का रेडियस भी 4 गुना है ना, 4 गुना रेडियस है मून से अर्थ का रेडियस। ये दो बातें हैं जो इसके किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मून पर 1/6 कर देती है। आइए इसे कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर हमारे पास में बता दिया मैंने कि जो अर्थ का मून का जो मास होता है 100 टाइम्स होता है अर्थ से, यानी अर्थ का मास ज्यादा होता है। रेडियस भी 1/4 टाइम होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें वेट के कैलकुलेशन में, तो वेट एक फोर्स होता है। तो बच्चों हम फोर्स ऑन मून किसी ऑब्जेक्ट का अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला G मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, यही लगाएंगे और अपॉन में कर देते हैं। यहां से इसको हटा देते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है ना बच्चों। अब फोर्स ऑन अर्थ वो भी यही रहेगा फॉर्मूला G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट MO अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हम जब इनके एक तरह से हम इनके वेट को कंपेयर कर रहे हैं मून पर और अर्थ पर, तो G से G कट जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर आएगा। अब देखो यहां पे हम ये मान लें कि जो मून का रेडियस है, ठीक है, वो हम 1 यूनिट मानेंगे। अगर रेडियस मून का रेडियस अगर हम 1 यूनिट मानेंगे तो अर्थ का जो रेडियस हो जाएगा वो 4 यूनिट हो जाएगा क्योंकि वो 1/4 है। ठीक है, 4 यूनिट। इसी तरह से अगर हम मून का मास मानेंगे 1 यूनिट तो अर्थ का मास जो हो जाएगा वो 100 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो बताया ना कि 100 टाइम्स होता है। अब ये वैल्यू को हम यहां पुट करके फिर दिखाते हैं आपको कैसे 1/6 के अराउंड आ रहा है लगभग। तो देखो यहां पे जो मास ऑफ मून हमने कितना माना है? 1 यूनिट माना है, तो 1 ले लो और यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा ऊपर, कितना माना है? 4 यूनिट, 4 × 4 अपॉन यहां रेडियस ऑफ मून नीचे है, ये 1 है, 1 × 1 और मास ऑफ अर्थ को 100 माना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है ना ये दोनों। तो ये मास ऑफ अर्थ जो 100 यूनिट माना है तो 100 ले लो यहां पर। तो यहां पर हमारे पास जो कंडीशन आ रही है 16/100, तो ये एग्जैक्टली लगभग 1/6 के अराउंड आ रहा है क्योंकि 16 6 96 होता है ना। तो ये 1 अपॉन में 6 के लगभग आ रहा है ना, एग्जैक्टली नहीं, 1/6 के अराउंड आ रहा है। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मून पर मास होता है वो क्यों 1/6 होता है उसके मास वेट, उसके वेट को अर्थ के वेट से 1/6 क्यों होता है मून पर वेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने इन टेक्स्ट के। यहां पर क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। मतलब कि किसी बैग को होल्ड करना कब क्यों मुश्किल होता है अगर उसकी जो स्ट्रैप है वो पतली हो और मजबूत धागे से बनी हो। तो इसका रीजन यही है कि उसका जो थिन मतलब जो धागा है, स्ट्रिंग जो पतला है, इसी वजह से उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा थिन स्ट्रिप रिड्यूसेस द एरिया एंड दिस इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन आवर शोल्डर एंड मेक इट डिफिकल्ट टू होल्ड। क्योंकि वो पतला हो गया है तो उससे एरिया कम होते ही फोर्स का असर ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा जिससे हमें उसको होल्ड करना डिफिकल्ट लगता है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है? तो बच्चों बॉयंसी होता है एक अपवर्ड थ्रस्ट, यानी ऊपर की तरफ। जब कोई फ्लूइड ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं
या बॉयंसी कहते हैं। और ये सभी लिक्विड लगाते हैं सभी ऑब्जेक्ट पर, और ये जो बॉयंट फोर्स होता है उस लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा डेंसिटी होगी तो वो ज्यादा फोर्स भी होगा। इसी बात को चलो समझ लेते हैं शब्दों में। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। जो ऊपर के फोर्स लगता है किसी लिक्विड के द्वारा या फ्लूइड के द्वारा, उसी को हम अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहते हैं। इनफैक्ट सभी ऑब्जेक्ट इस फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जब उन्हें किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है, यानी डुबोया जाता है। और ये उसकी जो वैल्यू होती है, यानी मैग्नीट्यूड होता है जो बॉयंट फोर्स का, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर बच्चों। अब हमारे पास प्रश्न है बच्चों, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी के सरफेस पे रखा जाता है तो कुछ उसमें डूब जाते हैं, कुछ में तैरते हैं। तो क्यों तैरते हैं या क्यों डूबते हैं बच्चों, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिसको आपने पानी के सरफेस पे रखा है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। और अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो पानी पर तैरेगा। तो ये है इसका राइट आंसर। Object of density less than that of water float on the water. The object of density greater than that of water sink in the water. बच्चों हमारे पास प्रश्न है 10. You find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more than or less than 42 kg? आपको किसी वेइंग मशीन पर आपका मास 42 kg मिलता है, तो क्या वो आपका मास जो है वो 42 kg से कम है या ज्यादा है? तो बच्चों इसका हमारा जो एक्चुअल मास होता है ना, वो वेइंग मशीन में उससे थोड़ा कम मिलता है। रीजन ये है कि वेइंग मशीन जो होती है पहले वो हमारे वेट को मेजर करती है और उसको कैलिब्रेट किया होता है मास बताने के लिए, यानी वो हमारा मास बता देती है, क्योंकि वो जो वेट मेजर करती है उसको मास में ही कैलकुलेट करके देती है, क्योंकि उसी तरह से वो कैलिब्रेटेड होती है। बट उसको जो जिस तरह जब उसको कैलिब्रेट किया गया है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स को रिड्यूस करने के लिए किया गया है। लेकिन जो अपथ्रस्ट एयर का होता है ना, उसकी वजह से हमारा वेट जो है उस मशीन पे थोड़ा सा कम आता है। इस वजह से वो जो मास हमारा बताएगी कैलकुलेट करके वो थोड़ा सा कम होगा एक्चुअल मास से। इसको वर्ड्स में देख लीजिए। A weighing machine measures the weight of a body and is calibrated to show mass. When we stand on a weighing machine, our weight act downwards while upthrust due to air act upwards. So due to upthrust the body appears to lose some weight. As a result, our apparent weight becomes less than that of true weight. The weighing machine measures this apparent weight and hence the mass indicated by it is less than the actual mass. तो बात वही है जो मैंने आपको पहले समझाया है कि जब हम वेइंग मशीन पर बैठते हैं तो हमारी बॉडी का वो वेट मेजर करके उसे कैलिब्रेट करके मास बता देती है, ठीक है ना। अब जब हम वेइंग मशीन बैठते हैं ना तो जो अपथ्रस्ट लग रहा होता है एयर का, वो हमारे वेट को थोड़ा सा कम कर देता है। इसलिए जो हमारा मास, हमारा जो वेट लगता है उस वेइंग मशीन पर, वो थोड़ा सा कम होता है अपथ्रस्ट, एयर के अपथ्रस्ट की वजह से, और उसी कम वेट को कैलिब्रेट करके मास में बता देती है। इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल वेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है जो इंडिकेटेड वेट है उससे। अब हमारे इस अगले क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। यहां बोला जा रहा है कि यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार। आपके पास दो बैग है, एक कॉटन का बैग, एक आयरन का बैग है। दोनों का मास 100 kg है जब उसे वेइंग मशीन पे मेजर किया गया। रियलिटी में कौन हैवियर होगा, और कैन यू से विच वन इज हैवियर? वन इज हैवियर देन अदर, एक दूसरे से हैवियर है, तो आप बता सकते हैं कौन सा हैवियर हो, कॉटन वाला बैग या आयरन वाला बैग। तो बच्चों यहां पर भी पिछला वाला लॉजिक ही एग्जैक्टली कंटिन्यू होगा कि कॉटन का बैग क्योंकि बड़ा होगा साइज में, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो जब उसको वेइंग मशीन पे रखा होगा तो क्योंकि ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो उस पर जो एयर का अपथ्रस्ट है वो भी ज्यादा लग रहा होगा। लेकिन वेइंग मशीन ने उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट मेजर किया है तो वो थोड़ा सा एक्चुअल उसका जो वेट होगा उससे कम वेट उसको मिल रहा होगा अपथ्रस्ट की वजह से। तो कॉटन एक्चुअल में हैवियर ज्यादा होगा आयरन बार से, और बट दोनों को वेइंग मशीन 100 kg दिखा रहा है। आइए देख लीजिए इसी क्वेश्चन को यहां शब्दों में। द कॉटन बैग्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ आयरन बार, सो द वॉल्यूम ऑफ द कॉटन बैग इज मोर कंपेयर टू द आयरन बार। उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होती है, इसलिए एरिया ज्यादा कवर करेगा जो कॉटन का बैग होगा, और इसलिए उसके ऊपर अपथ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा एयर की प्रेजेंस में। ये जो अपथ्रस्ट होता है ना, ये उसके ट्रू वेट को से जो उस पर वेट आता है वो ट्रू वेट ज्यादा होता है, और जो वहां पे वेइंग मशीन में वेट आ रहा है वो कम वेट होता है। तो एक्चुअल में हैवियर कॉटन ज्यादा होगा आयरन बार से। रीजन यह है कि कॉटन का बैग क्योंकि साइज में बहुत बड़ा होगा तो उस पर जो एयर का अपथ्रस्ट यानी ऊपर की जो फोर्स लग रहा होगा वो उसके एक्चुअल वेट को कम कर रहा होगा उस वेइंग मशीन पर।
बच्चों अब हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों अब हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स किस तरह से बदलता है अगर उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो उनका फोर्स किस प्रकार से बदल जाएगा। देखो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी और ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सवाल ये है कि इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, है ना, d इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ d, है ना, d क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ d, यानी d को रिड्यूस कर देते हैं, डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं। तो अब इस डिस्टेंस को हाफ को यहां जब पुट करोगे आप, तो जो नया फोर्स होगा उसे आप डैश दिखा देते हैं, g m और m अपॉन में हाफ d का स्क्वायर। तो ये जो 2 का स्क्वायर होगा ना, ये 4 हो जाएगा। तो g m अपॉन में d स्क्वायर और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये जो नया फोर्स है पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा, g m अपॉन में d स्क्वायर। ये था पहला वाला फोर्स और आगे 4 लगा हुआ है, तो यानी अब ये जो नया फोर्स है वो 4 गुना होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये आपको मैंने यहां न्यूमेरिकली कैलकुलेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज का अब दूसरा क्वेश्चन है। यहां बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उनके मास के प्रोपोर्शन में ही लगता है। व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो एक हैवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट से फास्टर क्यों नहीं गिरता, ये सवाल बन रहा है। देखो बच्चों, फास्टर गिरने का मतलब है उसका एक्सेलरेशन सबका सेम रहता है, जो हैवी हो या लाइट हो। जैसे आप समझो जी को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैपिटल लेटर जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ या डिस्टेंस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कहीं मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट हैवी हो या ऑब्जेक्ट लाइट हो, उसका जो जी होगा वो तो सेम ही रहना है, इसलिए वो सेम एक्सेलरेशन से गिरता है। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में जब होता है तो चाहे वो भारी है चाहे वो हल्का है, वो गिरता एक ही एक्सेलरेशन से है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए शब्दों में। ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि जी जो है फ्री ऑफ, देखो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है और अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होता है जी। इसलिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये 9.8 ही रहता है, ऑब्जेक्ट चाहे वो हल्का हो या ऑब्जेक्ट भारी हो। बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और 1 केजी ऑब्जेक्ट के बीच में कितना होगा। हम सबको पता है 9.8 आएगा इसका आंसर। चलिए इसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, जी की वैल्यू, फोर्स का फॉर्मूला जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका स्क्वायर। तो यहां पर जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 रेज की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट यहां नहीं लिख रहे। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 रेज पर 24 केजी, ऑब्जेक्ट का मास है 1 केजी का, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज पर 6, और 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर करना है तो 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6। इसे हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। चलिए इसकी कैलकुलेशन को कर लेते हैं। कुछ कैलकुलेशन मैंने साइड में रफली कर दिया है। तो देखो हमने क्या करना है, 6.7 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 10 की पावर 24 है और ये 11 है, एक माइनस का एक प्लस है तो 13 बचा, है ना, 24 में से 11 माइनस हो जाएगा तो 13 बचेगा, और ये 6.4 इंटू 6.4 और 10 की पावर 12 है, तो ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा पावर का, तो एक पावर बचेगा। तो 6.7 का 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर हम लेके आए हैं 40.0, 40.2, और 10 रेज पर माइनस हो गया, 13 में से 12 गया है ना, एक बचेगा, और नीचे है 6.4 का 6.4 से 40.96, तो ये जो 10 की पावर 1 बचेगा ना, यानी ये जो है 40.2 इंटू 10 बचा, और ये 40.96। तो इस 10 से जब इस 10 का जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 402 अपॉन में 40.96। तो बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे 402 को 40.96
9 यानी लगभग 41 से कह सकते हैं, तो ये 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 9.8 के अराउंड आएगा। तो ये जो 9.8 हो गया, ये दो अर्थ और 1 किलो केजी के ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स है 9.8 न्यूटन का बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बच्चों पूरी कैलकुलेशन, स्क्रीन पर साइड में कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पर बताया जा रहा है कि अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम सब जानते हैं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को अट्रैक्ट करती है ना, हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो अर्थ, यहाँ पे सवाल ये कि अर्थ जो है जो मून को अट्रैक्ट करता है वो फोर्स ज्यादा होगा मून वाले फोर्स से जो मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो इसका आंसर नहीं। देखो भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो मून जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगा, दोनों का फोर्स इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट होगी। तो इसी बात को हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में समझा था बच्चों। आइए देखें, इसे वर्ड्स में भी यहां लिख दिया मैंने। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स विच इज सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। यानी दोनों का फोर्स सेम होता है, क्योंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा ही मालूम चला था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड मून ऑन द अर्थ, बिल्कुल सेम होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मून अट्रैक्ट द, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ मून की तरफ मूव कर जाए। तो बच्चों इसका आंसर ये है, हाँ ये बात ठीक है कि मून और अर्थ दोनों के बीच में फोर्स लगता है और वो दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन हमने समझा। तो अर्थ मून की तरफ इसलिए नहीं मूव करता क्योंकि अर्थ का मास मून के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, लगभग 100 गुना ज्यादा। हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा था, जहां पे वेट ऑफ द मून हमने वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून किया था। इस वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जो अर्थ है वो मून की तरफ जाता हुआ प्रतीत नहीं होता है बच्चों। हियर वी हैव आंसर, द मून अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एज द अर्थ अट्रैक्ट द मून, ठीक है, दोनों का सेम फोर्स होता है, बट द मास ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून। अर्थ का जो मास है मून के मास से बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अर्थ मून की तरफ मूव नहीं करता है बच्चों। आपको न्यूटन का सेकंड लॉ याद होगा चैप्टर 9 से, F इज इक्वल टू एम ए होता है एक्सेलरेशन, है ना। अब ये एक्सेलरेशन जब F इज इक्वल टू एफ अपॉन एम डिवाइडेड बाई ए, एफ डिवाइडेड बाई एम, ये तो ये जब बहुत ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये बहुत कम हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा मास उतना ही एक्सेलरेशन छोटा हो जाएगा। इसलिए ये इसका पूरा ये जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसी पर बेस्ड है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, लगभग नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन क्रिएट होगा बच्चों। अब हमारे पास प्रश्न है 6th एक्सरसाइज का, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का क्या होगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला पहले आप समझ लो, F इज इक्वल टू जी एम एंड एम अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए, किसी का भी डबल हो, छोटा एम का या बड़े एम का, किसी का भी अगर डबल हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश एम, और ये मास मान लो बड़ा वाला अगर कर दिया 2m कर दिया और ये छोटा एम रहा और ये डी स्क्वायर रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये m और ये छोटा m अपॉन में डी स्क्वायर। तो पहले वाला फोर्स ये है, ये डबल हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो डबल हो जाएगा, फोर्स डबल्ड। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स जो है ना 1/4 हो जाएगा, नहीं 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा डिस्टेंस डबल होते ही। ट्रिपल होते 9 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डी की जगह पे एक बार 2d रख के देखना होगा, एक बार 3d रखकर देखना होगा। चले देखते हैं रखकर इसे भी। तो यहां पर f इज इक्वल एफ डैश कर देते हैं या डबल डैश कर दो, दूसरे केस के लिए है इसलिए। तो यहां पर g मास वही रखना है, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2d कर दिया और इसका स्क्वायर, तो यहां पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, g m अपॉन में 4d स्क्वायर। अब इस 4 को 1/4 ऐसे अलग लिख दो, g m स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। देखो ये पहला वाला फोर्स है और इसका 1/4 यानी ये जो हो रहा है कम हो रहा है, तो यहाँ जब डबल करने पे फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ट्रिपल करने पे 1/9 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 2 की जगह 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, और जब 9 हो जाएगा तो 1/9 यानी 9 टाइम को फोर्स कम हो जाएगा। और थर्ड केस
में क्या होगा बच्चों, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट डबल। अगर मास दोनों ऑब्जेक्ट के डबल हो गए तो भाई 2 इंटू 2 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। देखो G 2m और छोटे वाला मास भी डबल कर दिया 2m अपॉन में d का स्क्वायर, तो ये 2 और 2 4 हो गया है ना, ये 2 और ये 2 4 हो गया, तो 4 बाहर ले लो, G m अपॉन में d स्क्वायर। ये पहला वाला फोर्स था इनिशियली, लेकिन अब क्या हो गया, ये 4 गुना हो गया, ठीक है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मास डबल हो जाएगा तो फोर्स जो है, इसका जो फोर्स है क्या हो जाएगा, 4 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीजें हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्लियर हो गई कि अर्थ जो है सन की तरफ कैसे मूव करता है, मून सन की तरफ क्यों कैसे मूव करता है, हम अर्थ पर क्यों बंधे रहते हैं, कौन सा फोर्स है जो हमको अर्थ पे बांध के रखता है, या जो टाइड्स वगैरह आते हैं ओशियन में तो वो क्यों आते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्लियर हो जाते हैं बच्चों। तो लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर आंसर आ गया है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिनन विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। पहले इसको अनकनेक्ट माना जाता था। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये समझा सका कि कौन सा फोर्स है जो हमें अर्थ पे बांध के रखता है, मून का अर्थ की तरफ और जो मून का अर्थ की तरफ रिवॉल्व करना वो समझा सका, प्लेनेट का अर्थ के साथ प्लेनेट का सन की तरफ मूव करना भी समझा सका, और टाइड्स के कारण भी हमें वो बता सका। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस है बच्चों। हमारे पास ये क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बच्चों फ्री फॉल का एक्सेलरेशन बहुत आसान है, ये बहुत छोटा होता है, कैलकुलेट करके तो हमें दिखाना नहीं है, चाहे तो हम एग्जाम्पल में एक जगह निकाल कर फाइंड कर चुके हैं, तो वो 9.8 होता है ना। अर्थ के तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो तो हमने 9.8 न्यूटन निकाला था। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो G इज इक्वल टू कैपिटल लेटर में G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ स्क्वायर। इसका अगर हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 है ना केजी, अपॉन रेडियस ऑफ जो अर्थ है जो कि 6.4 इंटू 10⁻6 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो G की वैल्यू आएगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा बच्चों। तो ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। आइए इसे देख लेते हैं आगे, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज व्हेन द बॉडी फॉल्स टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी एंड इट फॉल्स फ्रीली कॉल्ड एज फ्री फॉल। दिस एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड टू बी 9.8। मतलब सीधी सीधी बात है कि इतना लंबा ना एक्सप्लेन करके हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, जिसे हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी पीछे मैंने आपको बताया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। एक अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं बच्चों फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि अमित जो है वो कुछ ग्राम गोल्ड खरीदता है पोल्स पर, अर्थ के पोल्स पर, ठीक है। और जैसा कि उसके दोस्त ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था, फिर वो गोल्ड जो है वो लाके अपने उस दोस्त को देता है, उससे वो मिलता है इक्वेटर पर, यानी खरीदता है गोल्ड को पोल्स पर, है ना। अर्थ का जो पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यानी वहां से पोल पर वो परचेज कर रहा है और इक्वेटर पे लाके उससे उसको हैंड ओवर करता है। तो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट, इफ नॉट बाय। क्या इस वक्त भी उसका वेट, यानी वो जो दोस्त है जिसको वो गोल्ड देगा उसका वेट वो उससे एग्री कर जाएगा, क्योंकि जब उसने पोल पर जो भी वेट उसने मेजर किया होगा क्या वही वेट उसका इक्वेटर पर भी रहेगा। तो इसका आंसर होगा नहीं बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अर्थ जो है ना थोड़ा सा ओवल शेप में है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं जितना मैंने बना दिया। तो उसका रेडियस जो है ना पोल्स पर, है ना, ये जैसे मान लो ये पोल है, ये आपका पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल पर रेडियस थोड़ा सा छोटा होता है और ये जो इक्वेटर वाली लाइन है यहाँ पर रेडियस थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी ना वो थोड़ी सी ज्यादा होगी।
मतलब ये कम हो जाएगी, सॉरी, रेडियस कम होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से, और यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जो पोल्स है ना, पोल्स पे वो चीज उसको थोड़ा हैवी लगेगी, है ना, वहां पे उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, और जब इक्वेटर पे उसी को मेजर करेंगे तो लाइटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है, इक्वेटर पे रेडियस बढ़ जाता है तो ऑब्जेक्ट लाइटर हो जाता है बच्चों। तो यही इसका आंसर है बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने भी है। सिंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट इक्वेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोल्स, है ना, ग्रेविटी जो होती है जी की वैल्यू वो अर्थ पर जो इक्वेटर पे वो कम होती है, पोल्स पर ज्यादा होती है। तो जो गोल्ड का वेट है वो थोड़ा सा कम लगेगा इक्वेटर पर पोल से अगर कंपेयर करें। तो उसका दोस्त अमित जो है उससे एग्री नहीं होगा, जो उसने उसको हैंड ओवर किया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर विल फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। शीट ऑफ पेपर जो है, यानी फैला हुआ शीट का पेपर, वो धीरे धीरे क्यों गिरता है? अगर उसी शीट ऑफ पेपर को एक बॉल के रूप में अगर मोड़ देते हैं, सिकोड़ देते हैं, तो वो तेजी से गिरता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, जो शीट ऑफ पेपर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो उसका जो एयर का रेजिस्टेंस होगा, यानी हवा का जो उसका नीचे से प्रेशर लगेगा, वो थोड़ा उसको धीरे धीरे गिरने के लिए फोर्स करता है। जबकि जब बॉल के रूप में आ जाता है वही पेपर, तो उसका साइज छोटा हो जाता है, तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये हमारे पास आंसर है, एज ए शीट ऑफ पेपर हैज मोर सरफेस एरिया देन ए कंपल्ड बॉल। वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सरफेस एरिया ज्यादा होता है शीट ऑफ पेपर का, और बॉल के शेप में जब आ जाता है तो कम हो जाता है, एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वो गिरता है बच्चों। हमारे पास 12th क्वेश्चन में बताया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के सरफेस पर है उससे 1/6 होता है मून की सरफेस पर। ठीक है, तो वेट किसी ऑब्जेक्ट का मून पर क्या होगा, न्यूटन में वेट क्या होगा? 10 kg का ऑब्जेक्ट है, मून पर भी और अर्थ पर भी। देखो अर्थ पर जो वेट होगा, वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, वेट ऑन अर्थ WE m इंटू जी। ठीक है, तो m इसका 10 kg मास और g 9.8 होता है अर्थ के सरफेस पर, तो ये अप्रोक्स आ जाता है 98 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑन अर्थ। अब वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, इसी का 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, तो 1/6 इंटू 98। तो हम इसे जब करेंगे तो 6 1 6, 3 बचा, 38 और 6 36, फिर 2 बचा, 6 3 18, है ना, और फिर 2 बचेगा, लगभग 16.3 न्यूटन के अराउंड इसका वेट होगा मून पर। अर्थ पर होगा 98 और मून पर होगा 16.3 के अराउंड बच्चों। अब हमारे पास में 13 क्वेश्चन में एक बॉल है जिसे ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, अपवर्ड वेलोसिटी जो उसकी है 49 मीटर पर सेकेंड है, इसे हम यू कहेंगे बच्चों। यू हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड है। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो इसका वी 0 हो जाएगा, तो हमें इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है। और जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो बच्चों जी की वैल्यू माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है आपको। हमें एच हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, एस का एस फाइंड करना है बच्चों। तो आपको पता है 2GS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तब भी हो जाएगा। और अगर हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में यू है और जी है, बट इस वाले फॉर्मूले में टी नहीं है, इसलिए इससे हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम क्लीन कर देते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं अपना ये वाला फॉर्मूला, 2 9.8 और माइनस में, और s फाइंड करना है, v 0 है माइनस u 49 का स्क्वायर है। तो ये 9.8 का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर छोड़िए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, s बराबर माइनस में 49 का स्क्वायर कर दो, अपॉन में नीचे 2 और 9.8 लिख दो, ये भी माइनस में है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और डेसिमल ये हटाकर यहाँ पर एक 0 लगा दो। ठीक है, अब हम 98 से 490 को 5 बार में काट देंगे और 2 से ये 5 2.5 बार में कट जाएगा, तो हमें 49 और 2.5 का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमारे पास 49.25 का मल्टीप्लाई करके आंसर आया 122.5 मीटर। अब सेकेंड पार्ट में हमें टाइम निकालना है कि जो उसे अर्थ के सरफेस तक वापस आने में लगेगा। तो बच्चों सेकेंड पार्ट के लिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो v हमारे पास 0 है और ये ये जो u है 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, g माइनस में 9.8 है। ठीक है, टाइम t है,
तो 49 को लेफ्ट में आएंगे माइनस का हो जाएगा, अपॉन में ये माइनस का 9.8 हो जाएगा टी के लिए। तो डेसिमल आ गया, जीरो लगाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, 98 से 5 बार में कट गया, तो 5 सेकेंड से जाने में लगेंगे और 5 सेकेंड आने में लगेंगे, ठीक है ना। जो टोटल टाइम हो जाएगा वो 10 सेकेंड हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि देखो 5 सेकेंड इसका टाइम निकला है जाने का, तो 5 आने में भी उसे नीचे लगेगा, तो टोटल अर्थ के सरफेस पे आने में उसे 10 सेकेंड लग जाएंगे बच्चों। अब हमारे पास 14th क्वेश्चन में एक स्टोन रिलीज किया जाता है किसी टावर के सरफेस टॉप से, जिसकी हाइट 9.6 मीटर है, यानी एस हमारे पास है, और फाइनल वेलोसिटी वी फाइंड करनी है ग्राउंड को टच करने से पहले। तो देखो बच्चों हमारे पास में एस दिया हुआ है, ठीक है, एस दिया हुआ है और यू जीरो होगा, एस 19.6 मीटर है, यू जब ड्रॉप किया जाता है तो जीरो रहता है, और जी नीचे की तरफ गिरता है तो प्लस में लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो हमारे पास में जो एस यहां पर फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, तो 2GS बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 9.8 और एस 19.6 और ये v हमें फाइंड करना है, u जीरो है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई भी 19.6 ही हो जाता है, 19.6 इंटू 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लग जाएगा, 19.6 इंटू 19.6 इज इक्वल टू वी, तो v इज इक्वल टू आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्स वेलोसिटी उस वक्त होगा जब ये ग्राउंड से टकराने से ठीक पहले होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में एक स्टोन को ऊपर की ओर फेंका जाता है, अपवर्ड वेलोसिटी जो है u 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, u इसका 40 मीटर पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी से फेंका जाता है। g हमें 10 लेने के लिए बोला गया, लेकिन माइनस में लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और मैक्सिमम हाइट निकालनी है। देखो बच्चों इसका v तो जीरो होना ही है, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहां v जीरो हो जाएगा, तो वो s निकालना है। s हमें निकालने के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास है, कौन सा एप्लीकेबल है वो हमें देखना होगा। एक तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एक तो ये है ना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो ये फॉर्मूला हम रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, जो हमारा 2GS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो चलो लगा देते हैं इस फॉर्मूले का। 2 इंटू माइनस में 10 इंटू एस तो फाइंड करना है, v जीरो है और u जो है 40 का स्क्वायर है, तो s निकालना है, तो ये माइनस में 1600 हो गया 40 का स्क्वायर, अपॉन में ये माइनस में 20 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से गया ये 80 बार में, तो इसका 80 मीटर का डिस्टेंस आ गया बच्चों मैक्सिमम हाइट का। तो जो इसकी मैक्सिमम हाइट आ गई 80 मीटर आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो कोई चीज 80 मीटर जाएगा जमीन से, ठीक है, और फिर 80 मीटर नीचे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, जहां से जाएगा वापस वहीं आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस, हाँ 80 मीटर जाना है और 80 मीटर नीचे आना है, तो टोटल डिस्टेंस 160 हो जाएगा, ठीक है ना, 80 प्लस 80 160 मीटर। 16th क्वेश्चन बच्चों हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में। हमारे पास मास ऑफ अर्थ, सन का मास और एवरेज डिस्टेंस का दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, F इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन में उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 6.7 इंटू 10 रेज पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, जी की वैल्यू हो गई। यूनिट यहाँ लिखते नहीं, मास ऑफ सन हम लोग वो गिवन है 6 और 2 इंटू 10 रेज पर 30, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज पर 24, और दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है 1.5 और इंटू 10 रेज की पावर 11, स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख देते हैं, 1.5 इंटू 10 रेज की पावर 11, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेशन में जो करना क्या, 6.7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और 6 से, ठीक है, और 10 की पावर जो है ये माइनस में 11 प्लस 30 प्लस 24 और नीचे हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 और 10 रेज पर कितना है नीचे 11 प्लस 11 है ना, नीचे वाले जो पावर प्लस कर दिया ऊपर वालों को भी प्लस कर दिया। अब ऊपर से नीचे 10 की पावर में माइनस होगा। चलिए पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बच्चों हमने कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट कर ली है, अब आपको बता देते हैं 6.7 का जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है आपको, तो 80.4 आया,
ठीक है। और ये पावर का कैलकुलेशन किया है तो ये 54 में से 11 माइनस किया तो कितना आया, 43 आया, ठीक है, 10 रेज पर 43। और नीचे 1.5 का 1.5 से करेंगे तो 2.25 आ जाएगा और ये 10 की पावर हो जाएगा 22। अब हम इन दोनों पावर का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 21 बचेगा, है ना, डिवाइड पावर माइनस होती है, तो 80.4 अपॉन में 2.25 और 10 की पावर 21 बचा। अब हमने यहाँ पर देखो कर रखा है ये कैलकुलेशन और ये साथ में डिवाइड भी कर रखा है, तो ये डेसिमल यहाँ एक जो लगा के डेसिमल से डेसिमल को हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो है पहले हमने इसको 5 बार में काटा है, 5 से काटा है 45 बार में, फिर इसे 5 से जब काटा था 1608 आया, राइट में आपको दिखाई दे रहा होगा ये 1608, फिर 1608 को 45 से डिवाइड किया है तो 35.7 के अराउंड आ रहा है और 10 रेज पर 21 है। अब इस डेसिमल को अगर हम इधर लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं 3.57 करते हैं तो यहाँ एक पावर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से ये अर्थ और सन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है 3.57 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 न्यूटन है, जो आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में एक स्टोन है जो ऊपर से गिरता है ना, किसी टावर जो 100 मीटर हाई है उसके ऊपर से गिरता है, उसी टाइम पे एक स्टोन नीचे से फेंका जाता है ऊपर की तरफ ग्राउंड से, ठीक है ना, एक ऊपर से गिर रहा है टावर के टॉप से जो 100 मीटर हाइट है उसकी, और एक नीचे ग्राउंड से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, उसके जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो हमें बताना है कि दोनों पत्थर कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, ठीक है ना, जमीन से उनकी हाइट कितनी होगी जहां पर वो मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ दो है, एक पत्थर जो नीचे की तरफ गिर रहा है, एक पत्थर जो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो हम मान लेते हैं लेट टाइम जो मिलेगा इनका मिलने का टाइम वो टी टाइम होगा, है ना, टाइम टी सेकेंड्स होंगे जितने बाद हम मिलेंगे। तो इसका डिस्टेंस एस निकाल लेते हैं, इसका डिस्टेंस एस डैश निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होता है यूटी, यू क्योंकि जो पत्थर ऊपर से गिर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी, जी कितना होगा 9.8, है ना, इसका 9.8 लेंगे प्लस में और टी स्क्वायर, ये हो गया जो पत्थर ऊपर से गिर रहा है उसका डिस्टेंस। जो पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है उसका यू है, यूटी जब करेंगे तो यू इसका 25 है और टाइम टी है हाफ, इसका जी माइनस में लेंगे तो माइनस में 9.8 और टाइम इसका भी टी है, ठीक है। पर ये दोनों टोटल हाइट जो है ना उसकी दे रखी है टावर की 100, तो दोनों ने 100 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया, किसी ने ज्यादा किया होगा किसी ने कम किया होगा पर टोटल डिस्टेंस 100 आएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो जो इसका एस है और एस डैश है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो इनको दोनों को सम करके 100 दिखाते हैं, ये तो 0 हो चुका है, तो ये जो एस है ये है हाफ 9.8 टी स्क्वायर और एस डैश है 25 टी माइनस 1/2 9.8 टी, है ना, टी का स्क्वायर यहां भी करना था, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो यहां पर इज इक्वल टू 100, ये हाफ 9.8 टी स्क्वायर से हाफ 9.8 का टी स्क्वायर कट जाएगा, तो एक प्लस का है एक माइनस का, इसलिए तो 25 टी इज इक्वल टू 100 है, तो टी इज इक्वल टू 100/25 दैट गिव्स यू 4, यानी 4 सेकंड बाद ये दोनों पत्थर मिल जाएंगे। अब इसका अगर हमें हाइट निकालना हो, जमीन से हाइट निकालना हो तो हमें एस डैश निकाल लेना चाहिए। तो एस डैश ये 25 इंटू 4 माइनस 1/2 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से 4.9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, माइनस में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 से, तो ये 14.9 का जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.4 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 78.4 को जब माइनस करेंगे तो 21.6 आ जाएगा बच्चों, मतलब लगभग इतना मीटर जमीन से उसकी हाइट होगी। आप इसे अगर राउंड फिगर में अगर यहाँ 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई बार 9.8 की जगह 10 लेके कैलकुलेट किया जाता है तो वो वैल्यू जो है कुछ अलग आएगी, मे बी 20 आ जाए, क्योंकि 10 लेते हैं तो ये 16 580, हाँ बिल्कुल। अगर आप जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये जो डिस्टेंस आपको निकल के आ रहा है जमीन से
है ना, वो 20 मीटर आएगा बच्चों। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, दोनों आंसर ठीक है। जब आप जी को 10 ले रहे हैं तो आंसर 20 मीटर आ रहा है और जमीन से उसकी हाइट जहां पर वो दोनों पत्थर मिलेंगे, और आप जब जी को 9.8 ले रहे हैं तो 21.6 मीटर की हाइट आ रही है। तो दोनों आंसर ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी आप कर देना जो आपको इजियर लगे। बच्चों हमारे पास 18th क्वेश्चन में एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वो फेंकने वाले यानी थ्रोवर के पास 6 सेकंड बाद वापस आ जाती है। सीधा सा मतलब है जो उसे जाने का जो टाइम लगेगा ना बच्चों, 6 सेकंड का आधा 3 सेकंड, 3 सेकंड जाने में लगेंगे, यानी जाने में 3 सेकंड ऊपर और 3 सेकंड आने में लगेंगे, 3 और 3, तो इस तरह से 6 सेकंड लगे हैं। पहले ये बात आपको कॉन्सेप्ट के वाइज क्लियर होनी चाहिए। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से उसे फेंका गया था ये बताना है। तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस GT। v हमें मालूम है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे तो 0 हो जाएगा। u हमें कैलकुलेट करना है, g माइनस में लेंगे 9.8 और टाइम मिल रहा है 3 का। चलिए हम g को 9.8 की जगह पे 10 ले लेते हैं, है ना, आपकी सुविधा के लिए। तो ये 10 इंटू 3 30, तो ये माइनस में 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये जिस वेलोसिटी से फेंका गया था वो था 30 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो फेंका गया था। जी हम 10 लेते हैं। आगे मैक्सिमम हाइट रेट चेंज, मैक्सिमम एस बराबर दो फॉर्मूले हैं, तो ut प्लस हाफ GT स्क्वायर वाला अगर हम लगाएं तो u हमारे पास में जिस वेलोसिटी से फेंका गया था वो 30 था, टाइम 3 सेकंड के लगा है उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, और g हम -10 ले रहे हैं और टाइम 3 सेकंड ले रहे हैं। 2 से ये 5 बार में गया, 90 हो गया, 33 जा 90 और ये 9 5 जा 45। तो ये 45 मीटर की मैक्सिमम हाइट है। जब हम जी को हम 9.8 ले रहे हैं, आपका आंसर थोड़ा डिफर हो सकता है अगर आप 9.8 लोगे, लेकिन हाँ क्योंकि ऊपर की ओर फेंका है तो माइनस में जरूर लेना आपको। और आप बताना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। देखो 4 सेकंड बाद पोजीशन का मतलब हुआ कि देखो 3 सेकंड बाद तो इसकी पोजीशन मैक्सिमम हाइट पहुंच गई। अब 1 सेकंड वो गिर गया नीचे, है ना, 1 सेकंड में वो कितना नीचे गिरा है, क्योंकि नीचे गिरने लगेगा तो वो फिर उसकी पोजीशन मालूम चल जाएगी 1 सेकंड, यानी 4 सेकंड का मतलब 3 सेकंड बाद पोजीशन तो ये है उसकी 45। अब 1 सेकंड में वो कितना नीचे गिरा ये और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर एस निकालने के फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं ut। अब जब ऊपर से नीचे गिरेगा ना तो u 0 होगा ऊपर की तरफ नीचे गिरने के लिए 1 सेकंड के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो u यहां पर 0, टाइम 1 सेकंड का प्लस हाफ जी 10 और टाइम 1 सेकंड का, 2 से गया 5 बार में, तो ये 5 मीटर गिर चुका होगा। तो इसका मतलब पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, देखो भाई 45 के मैक्सिमम हाइट पे था, 5 मीटर नीचे आ चुका है, तो 45 माइनस 5 यानी 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये बताना जरूरी है कि ग्राउंड से 40 मीटर अबव है, क्योंकि वो ऊपर से 1 सेकंड में 5 मीटर वो नीचे आ गया। ये जो हमने यहां कैलकुलेट किया था 0 इंटू 1 प्लस हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 मीटर नीचे गिर गया था, तो टोटल हाइट उसकी 45 निकल कर आई थी, तो 45 में 5 मीटर माइनस किया तो 40 मीटर बचा ग्राउंड से ऊपर उसकी पोजीशन 4 सेकंड के बाद बच्चों। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप जी की वैल्यू होंगे तो आपका आंसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो आपकी मर्जी, आप जी को आप 9.8 लें या 10 लें, जो भी आपको इजियर लगे, दोनों पॉइंट पे आंसर सही माने जाते हैं। ठीक है, इस लेवल पर अभी हायर क्लासेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। यहां पर इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड। बॉयंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। बॉयंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की ओर लगता है बच्चों। तो बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20th पर। व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑन ऑफ वाटर। यहां पे सवाल ये कहता है कि जो प्लास्टिक का कोई ब्लॉक है, जब उसको पानी में डुबो कर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देते हैं, वो ऊपर आ जाता है पानी के सरफेस पे। तो ऊपर क्यों आ जाता है, तो इसका आंसर यह है कि जो प्लास्टिक की डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो प्लास्टिक पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो कम होगा वाटर के बॉयंट फोर्स से, इसलिए वो प्लास्टिक ऊपर की तरफ चला जाता है बच्चों। तो ये इसका आपके पास में आंसर है। दैट डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन वाटर, सो द बॉयंट फोर्स इज मोर देन ग्रेविटी फॉर मटेरियल विद डेंसिटी स्मॉलर देन वाटर।
विच होल्ड्स फॉर प्लास्टिक, हेंस इट कम्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब यह है कि प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी, और जो उस पर बॉयंट फोर्स लगता है वो ज्यादा होता है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा होता है। यानी अर्थ जिस फोर्स से उसे खींचती है उस फोर्स से ज्यादा फोर्स वाटर उसके ऊपर लगा रहा है, इसलिए वो प्लास्टिक ऊपर की ओर जाता है। ठीक है बच्चों यहां पर 50 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब, आप वाटर डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब्सटेंस पानी में डूबेगा या तैरेगा ये बताना है। देखो पहले इसकी डेंसिटी पता कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर पानी की डेंसिटी से कम होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो फ्लोट करेगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मास अपॉन वॉल्यूम है ना, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 से 0 कट गया, ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया। तो ये तो सिंक कर जाएगा क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो आप देख रहे हो कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और सब्सटेंस की आ रही है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर ये जो पानी में सब्सटेंस जो है डूब जाएगा बच्चों। इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसे भी समझ लेते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में हमें एक किसी वॉल्यूम दे रखा, किसी पैकेट का 350 ग्राम और मास उसका 500 ग्राम है, क्या वो पैकेट पानी पे फ्लोट करेगा या सिंक करेगा हमें बताना है। डेंसिटी चेक करनी पड़ेगी हमें सब्सटेंस की। तो डेंसिटी जो होगी मास अपॉन वॉल्यूम 500 अपॉन में 350, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 7 जा 5 10 जा, तो डेंसिटी जो आ रही है वो 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। मतलब ये 1.4 के अराउंड होगा। मतलब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा बच्चों, क्योंकि पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। तो सब्सटेंस तो ये डूब जाएगा, लेकिन अब हमें बताना है कि कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, उस पानी का मास क्या होगा। तो मास जो होता है बच्चों वो होता है आपका जो सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आता है। तो डेंसिटी पानी की जो दे रखा है, और वॉल्यूम कितना होगा पानी का, जितना उस पैकेट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो बाहर आएगा। तो वॉल्यूम तो 350 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और डेंसिटी पानी की 1 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 350 ग्राम। ठीक है ना, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये जो पैकेट का वॉल्यूम है ना बच्चों 350, ये जो पैकेट वॉल्यूम है इसी वॉल्यूम के बराबर तो वो अपना जो वाटर है उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ वॉल्यूम ले लेंगे 350 और पानी की जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 350 ग्राम आया। तो 350 ग्राम जो वाटर है वो डिस्प्लेस होगा। इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में सभी एग्जाम्पल, सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वर्क, एनर्जी और पावर में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।